हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू IQ ज्ञान। आपको इस वीडियो में हम जो एनसीईआरटी का 8वां चैप्टर है इकोनॉमिक्स का क्लास 11 का, वो हम देखेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इसको हम इस वीडियो में डिटेल में देखेंगे सिंपल में। इस इंफ्रास्ट्रक्चर में इस चैप्टर में जो है काफी कुछ आपको समझने को मिलेगा इकोनॉमिक का पर्सपेक्टिव से। एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है ये। इसमें बेसिकली आप हम लोग देखेंगे मेन चैलेंजेस इंडिया फेसेस इन द एरिया ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। इससे आप समझ सकते हैं दो तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर है। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया और इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया। तो इंडिया को क्या चैलेंजेस है, क्या क्या मुश्किलें हैं इसको इस एरिया में, उसको हम पहले देखेंगे। उसके बाद रोल ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, अर्थव्यवस्था के उसको विकास करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या रोल होता है। और उसके बाद एनर्जी जो होता है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी आप समझ सकते हैं। अगर कॉमन वेज में आप देखें तो एनर्जी उसमें और भी बहुत कुछ आता है, तो उसको हम देखेंगे वो कैसे एक एनर्जी भी एक इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो उसको हम देखेंगे कि कितना इंपॉर्टेंट है वो इंडिया के पर्सपेक्टिव से, और उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं इंडिया केस में अगर हम देखें, और क्या क्या आगे में हमारा फ्यूचर कैसा है उसका एनर्जी को लेकर के और हेल्थ सेक्टर को लेकर के। ये दोनों जो है एनर्जी और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का इंपॉर्टेंट पार्ट है एक। ये भी इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर, तो इस दोनों पे हम फोकस करेंगे कि भाई इसके क्या क्या प्रॉब्लम्स है इंडिया में, और क्या क्या आगे के भविष्य कैसा है इसका, क्या क्या हम कर सकते हैं, पोटेंशियल क्या है इंडिया का। और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को भी हम लास्ट में डिटेल में देखेंगे। और साथ ही साथ कुछ क्विज है आपके लिए इस चैप्टर के बेसिस पर, इसको आप अटेम्प्ट कर सकते हैं और रिवाइज कर सकते हैं इस चैप्टर को। तो बने रहे वीडियो को में लास्ट तक, और सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो हम पहले इंट्रोडक्शन करते हैं इसमें। तो ये हम देखते हैं इंडिया के केस में, अगर आप देखें तो कुछ स्टेट जो है कुछ एरिया में अच्छा परफॉर्म करते हैं, कुछ एरिया में कुछ स्टेट्स अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई एक स्टेट सभी कुछ में अच्छा परफॉर्म कर रहा है और कुछ स्टेट है ना कुछ भी नहीं परफॉर्म कर रहे। हर स्टेट जो है कुछ कुछ एरिया में परफॉर्म करता है। जैसे कि आप अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें तो पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश हम देखें तो ज्यादा एग्रीकल्चर काफी अच्छा है वहां पर। ये स्पेशली ग्रीन रेवोल्यूशन भी वहां पर इम्प्लीमेंट हुआ था। इसका भी कारण है कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर। और महाराष्ट्र और गुजरात में देखें तो इंडस्ट्रियली काफी एडवांस्ड है, यहाँ पे ज्यादा इंडस्ट्री है। तमिलनाडु साउथ भी देखे तो केरला को हम देखें तो यहाँ पे लिटरेसी काफी अच्छी है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है। तो ये सारा चीज जो है इसलिए है क्योंकि स्टेट्स में उस फील्ड में, अगर गुजरात महाराष्ट्र की बात करें तो इंडस्ट्रियल, पंजाब हरियाणा की बात करें एग्रीकल्चर, तो इससे रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर है वहां पे उस स्टेट में अच्छे हैं। इस कारण से वो स्टेट जो है उस फील्ड में अच्छा ग्रो कर रहा है, अच्छे नंबर पर है। तो ये इससे आप समझ सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर जो है कितना इंपॉर्टेंट है किसी इकोनॉमिक फील्ड के लिए, किसी इकोनॉमिक सेक्टर के लिए, एक कंट्री या रीजन के लिए। तो अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें तो इरिगेशन काफी इंपॉर्टेंट है, ट्रांसपोर्टेशन भी वहां पे इंपॉर्टेंट है किसी भी फील्ड में। वो कोई स्टेट जो है ना पोर्ट्स के बगल में है, पोर्ट अच्छा डेवलप है तो वो इंपोर्ट कर सकता है अच्छी सामान, इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल्स इंपोर्ट कर सकता है, तो वहां पे इंडस्ट्री अच्छी डेवलप होगी। इरिगेशन कहीं पे अच्छा डेवलप है तो वहां पे ना एग्रीकल्चर है ना अच्छा डेवलप होगा, जैसे पंजाब हरियाणा हो गया। बेंगलुरु की बात करें आप तो यहाँ पे क्योंकि कम्युनिकेशन फैसिलिटी अच्छी है, वर्ल्ड क्लास कम्युनिकेशन है आपका, टेलीकॉम अच्छा अच्छा डेवलप्ड है, इसीलिए आपको काफी एमएनसीज मिलेगी जो कि आउटसोर्स जो जॉब होता है यूएस के विदेश का उसको यहाँ पे करती है, वैसी कंपनी आपको ज्यादा मिलेगी। तो ये सारा जो है सपोर्ट स्ट्रक्चर है इकोनॉमी के लिए। तो इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है भाई, डेफिनेशन अगर हम देखें तो बेसिकली सपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज जो है, जैसे कि हमने देखा इरिगेशन है हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, पोर्ट्स हो गए, आपके कम्युनिकेशन हो गया, ये सारा सपोर्टिंग सर्विसेज है जो कि बेसिकली जो इकोनॉमिक को डेवलप करने के लिए चाहिए, चाहे वो इंडस्ट्रियल सेक्टर हो, एग्रीकल्चर हो, ट्रेड एंड कॉमर्स हो, सर्विस सेक्टर हो, मतलब कि इन सभी के लिए एक सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए आपको। उसके लिए सपोर्ट करने के लिए बेसिक जो होता है करना आपको, जो आपको वहाँ बेसिक बनाना है उस चीज, वहां पर एक मजबूत नींव बनानी है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर का काम होता है। तो इसमें आपको रोड आ गया, रेलवे आ गया, पोर्ट्स आ गए, पावर स्टेशन हो गए जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, पाइपलाइंस, ऑयल एंड गैस पाइपलाइंस हो गया जो दूसरी जगह पहुंचाते हैं ऑयल एंड गैस, टेलीकम्युनिकेशन हो गया आपका, एजुकेशन सिस्टम भी इसी में, ऐसे कि स्कूल्स कितने हैं, कॉलेजेस कितने हैं, वहां पे बेंचेज है कि नहीं है, बोर्ड है कि नहीं है,
हेल्थ सिस्टम हो गया आपका, सैनिटरी सिस्टम की टैप वाटर अवेलेबल है कि नहीं, ये इंफ्रास्ट्रक्चर है। आप टैप वाटर पहुंचाते हैं म्यूनिसिपैलिटी से, देखते हैं बहुत सारे शहरों में टैप वाटर पहुंचता है, तो वो फैसिलिटी अगर है कि नहीं है। मॉनेटरी सिस्टम भी हो गया, ऐसे बैंकिंग बैंक हो गया, इंश्योरेंस हो गया, ये सारे ब्रांचेज है कि नहीं है, अवेलेबल है कि नहीं वहां पर, तो ये सारा जो है इंफ्रास्ट्रक्चर का ही पार्ट है। तो कुछ जो है इंफ्रास्ट्रक्चर डायरेक्टली इम्पैक्ट करते हैं प्रोडक्शन में, जो इकोनॉमी को समझ सकते हैं आप, प्रोडक्शन गुड्स एंड सर्विसेज जो बेसिक है इकोनॉमी का क्राइटेरिया, और कुछ जो है इनडायरेक्टली सपोर्ट करते हैं। ये आप देख सकते हैं एक तरह से रोड दिखाया गया, ये काफी इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो हम इसको दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर को, इकोनॉमिक एंड सोशल। तो इसको हम डिफिनेशन, इसका डिफरेंस देखते हैं टेबुलर फॉर्मेट में, यहाँ पे नहीं दिया गया है, तो एक बनाया हमने। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने कुछ पॉइंट्स हमने रखा है। इंफ्रास्ट्रक्चर का जो टाइप्स है उसको हम डिफाइन करेंगे यहाँ पर, और डिफरेंसेस देखेंगे। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर वैसा हो गया जो कि एलिमेंट ऑफ इकोनॉमिक चेंज लाइक पावर हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, विच सर्व एज सपोर्ट सिस्टम टू प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। तो इकोनॉमी से डायरेक्टली जो रिलेटेड है आपका एक एलिमेंट है, उसे हम कहेंगे इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। इसको फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर भी कहा जाता है काफी बार। तो ये डायरेक्टली सपोर्ट करता है प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब जो डायरेक्टली इकोनॉमिक डेवलपमेंट में सपोर्ट करता है, उसे हम इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर कह सकते हैं। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर फिर क्या हुआ, ये जो बेसिकली सोशल चेंज लाता है, क्योंकि जैसे हमने देखा ह्यूमन कैपिटल जो चैप्टर है आपका ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट में, उसमें हमने देखा कि कितना जरूरी है एजुकेशन या फिर हेल्थ। तो वो सारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए हमने जो हॉस्पिटल्स बनाए, एजुकेशन सिस्टम बनाया, आपने कॉलेजेस बनाए, स्कूल्स बनाए, तो वो सारा क्या क्यों जरूरी है, क्योंकि अगर इकोनॉमिक डेवलप करना है तो आपको ह्यूमन कैपिटल भी डेवलप करना पड़ेगा। तो उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर जो चाहिए वो है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, which is support system to process of social development of the country। तो ये भी जरूरी है, सोशल डेवलपमेंट होगा तभी इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी उसी तरह से होगा। तो इसमें हेल्थ सैनिटेशन आ जाता है, ड्रिंकिंग वाटर सही से पहुंच रहा है कि नहीं, पानी साफ पानी का पानी, हाउसिंग हो गया, सेवरेज हो गया सिस्टम, ये सब सोशल ओवरहेड्स कर सकते हैं। तो ये प्रोडक्टिविटी ये भी इंक्रीज करता है, क्योंकि अगर ह्यूमन का हेल्थ अच्छा होगा, एजुकेशन अच्छी होगी, नॉलेज अच्छा होगा, तो प्रोडक्टिविटी जो है वो इंक्रीज होगा। तो ह्यूमन प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, साथ ही साथ जो इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, जो हमने ह्यूमन कैपिटल चैप्टर में भी देखा है इसका। तो इकोनॉमिक में उसमें इम्पैक्ट होगा। ये लॉन्ग रन के लिए काफी जरूरी है। शॉर्ट रन में तो आप इंपोर्ट कर ले इंफ्रास्ट्रक्चर को, मान लीजिए इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर को आपने इंपोर्ट कर लिया, बन गया, लेकिन अगर आपका ह्यूमन पावर वहां पर डेवलप नहीं होगा, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा, तो ज्यादा दिन नहीं चलेगा। तो ये क्या नाम टेबुलर फॉर्मेट और डिफरेंसेस आप देख सकते हैं, ये बेसिकली इनडायरेक्टली इफेक्ट करता है। जैसे कि हमने देखा आप किसी को एजुकेट करोगे तो इनडायरेक्टली उसकी प्रोडक्टिविटी जो बढ़ेगी, इनडायरेक्टली वो इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी बढ़ाएगा। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है डायरेक्टली चेंज लाता है इकोनॉमिक सिस्टम में। दूसरा है क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज से बढ़ता है, क्योंकि हम उसको पढ़ाई दे रहे हैं, उसको उसका अच्छी हेल्थ दे रहे हैं, तो क्वालिटी ऑब्वियसली बात है वहाँ ह्यूमन रिसोर्स ह्यूमन कैपिटल डेवलप होगा। और ये जो इकोनॉमिक रिसोर्सेज का क्वालिटी इंप्रूव करता है, आप इफिशियंसी लाते हैं उसमें। पावर मान लीजिए टेलीकॉम आपने यूज किया, तो जो काम आपका 10 मिनट में होता था या 1 घंटे में होता था, वो जल्दी हो रहा है, आसानी से हो रहा है। ये लॉन्ग रन के लिए बहुत जरूरी है, और ये शॉर्ट रन में आपको इकोनॉमिक डेवलपमेंट ला सकता है, ग्रोथ। इसका एग्जाम्पल जैसे हमने पिछले पहले भी देखा, हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, सैनिटेशन हो गया, हाउसिंग हो गई। इसमें आपका आ गया एनर्जी हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, कम्युनिकेशन हो गया। तो हम फिर वापस मूव करते हैं चैप्टर पे। तो यहाँ पर हमने देखा इस चीज को, डिफरेंस है जिसका। अब हम देखते हैं रेलिवेंस क्या है भाई, जरूरत क्या है इंफ्रास्ट्रक्चर की, क्या इंपॉर्टेंस है। जैसे हमने पहले देखा सपोर्ट सिस्टम है, तो ये जो मॉडर्न इंडस्ट्रियल इकोनॉमी है, जो इंडस्ट्रीज लगती है आज के देश में, आज के दिनों में, तो उसके लिए काफी जरूरी है इंडस्ट्रियल के लिए। अगर आप एग्जांपल देखें, एनर्जी हो गया, रोड्स हो गए, तो आप समझ सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है ये। एग्रीकल्चर में भी ये है ना, इरिगेशन और सीड्स है आपका, ये जरूरी है। एग्रीकल्चर के संबंध से आपके ट्रांसपोर्ट सेक्टर अगर नहीं होगा, तो जो बीज है जो बाहर से देशों के आता है, इंपोर्ट होके वाली किसी पोर्ट्स में आया, पोर्ट से फिर आप किसानों तक जाता है, तो ये ट्रांसपोर्ट वहां पे अगर नहीं होगा तो ये चीज नहीं हो पाएगी। रेलवे शिपिंग से इसको यूज करके, ट्रांसपोर्ट को यूज करके आप किसान जो है अपना जो अनाज है, कटा हुआ अनाज जो उसको मंडी तक लेके जाते हैं, बड़ी बड़ी मंडियों में सामान जाता है, फिर मंडी से लोगों के घर तक जाता है, तो सॉरी दुकानों में जाता है, घर तक जाता है। तो ट्रांसपोर्ट जो ये भी इंफ्रास्ट्रक्चर है। और एग्रीकल्चर आज के दिनों में आप देखते हैं बैंकिंग इंश्योरेंस से बहुत डिपेंडेंट है। अगर लोन नहीं मिलेगा, क्रेडिट नहीं मिलेगी इस किसानों को, तो वो खेती के लिए जो सामान चाहिए वो परचेज नहीं कर पाएंगे। तो स्कूल यहाँ पे से एग्जाम्पल दिया गया है। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर ये इम्पोर्टेंट तो ये है कि आज के इकोनॉमी के लिए काफी जरूरत है।
उसके बाद ये जो है प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज करता है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हो गया, चाहे वो आदमी हो, इंसान हो, उसका प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करता है। और साथ ही साथ क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ पीपल, जैसे हमने देखा सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेशली हेल्थ एजुकेशन, ये आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव करता है। साथ ही साथ आप जो पैसा कमा रहे हैं तो आपकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ती है। तो ये चीजें इंफ्रास्ट्रक्चर का ही एक तरह से इम्पैक्ट है। इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर अगर सही नहीं रहा किसी कंट्री में उतना नहीं है जितनी जरूरत है, तो उससे एक निगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ता है इकोनॉमी में, चाहे वो हेल्थ हो, जैसे कि मान लीजिए आपका वाटर सप्लाई यहाँ पे नहीं है, अगर साफ पीने का पानी नहीं है, साफ सफाई नहीं है, तो वहाँ पे बीमारियां आप देखेंगे ज्यादा फैलेगी। स्लम एरिया आप देख सकते हैं बहुत सारे शहरों में, राज्यों में है, वहाँ पे जो है ये मोबिलिटी जो है, मेटरनल मोर्टिलिटी रेट हो गया, मोर्टिलिटी रेट जो हो गया, जो लोग बीमार पड़ते हैं वो ज्यादा होता है। कहा जाता है इसीलिए साफ सफाई रखें अपने आसपास। तो ये सारी चीजें जो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होने के कारण, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर इसलिए भी जरूरी है, आप कह सकते हैं हेल्थ प्रॉपर क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए। क्वालिटी ऑफ एन ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन से आप एक्सेस टू हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर भी ये इफेक्ट होता है। मतलब एक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर को भी इम्पैक्ट करता है। अगर ट्रांसपोर्ट नहीं होगा, आपका कम्युनिकेशन नहीं होगा, टेलीमेडिसिन आप कर सकते हैं मान लीजिए, तो ट्रांसपोर्ट नहीं होगा तो आपको मान लो शहर दिखाने जाना है किसी को, या दूसरे शहरों में जाना दिखाने के लिए, आपको इलाज कराने के लिए बड़े हॉस्पिटल में, तो आप उसको नहीं ले पाएंगे, हेल्थ केयर आपको एक्सेस नहीं कर पाएंगे। हेल्थ केयर तो है बड़े शहरों में है, लेकिन आप उसको आप नहीं ले पाएंगे अगर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, एयरलाइन नहीं है, रेलवे नहीं है, तो आप नहीं जा पाएंगे। तो ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर का इम्पोर्टेंस है, और भी आप समझ सकते हैं इकोनॉमी में डायरेक्टली इनडायरेक्टली काफी इंपॉर्टेंस है अगर एक एक इंफ्रास्ट्रक्चर आप देखें। आगे आते हैं हम स्टेट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है शुरू से, सिंस इंडिपेंडेंस। तो शुरू से जो है पहले जो है गवर्नमेंट प्लानिंग के समय में जो गवर्नमेंट ज्यादातर रिस्पॉन्सिबल थी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए, गवर्नमेंट ही उसको डेवलप करती थी, क्योंकि प्राइवेट कंपनी के पास उस समय पैसा नहीं था उतना, और उतने कैपिटल लगाने की उनको परमिशन भी नहीं था। तो लेकिन जो है गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट जितना रहा वो काफी कम रहा जितनी जरूरत थी उससे। आज के दिनों में हम देखें तो प्राइवेट सेक्टर भी इसमें पार्टिसिपेटेड है, काफी कंपनियां हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करती है, चाहे वो रोड हो, रेल हो, रेलवे डेवलपमेंट भी है, एयरलाइंस आप देख सकते हैं, प्राइवेट एयरलाइंस है, प्राइवेट एयरपोर्ट्स है। तो ये सारे जो है आपका एनर्जी में आप देखिए बहुत सारी कंपनियां जो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन करती हैं। तो ये सारा जो है प्राइवेट सेक्टर और ज्वाइंट पार्टनरशिप आप देखेंगे, पीपीपी जो मॉडल है, काफी अच्छा मॉडल आया है इंडिया में, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। इसके थ्रू भी जो प्राइवेट कंपनियों के साथ सरकार जो मिलकर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करती है। तो आज के दिनों में काफी है ना, पहले सिर्फ गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, आज जो है उसको देखते हुए कि भाई गवर्नमेंट से सिर्फ नहीं हो सकता ये चीज, प्राइवेट सेक्टर को भी इन्वॉल्व किया गया है इसमें। लेकिन अगर हम बात करें इंडिया के रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर का या इंफ्रास्ट्रक्चर का बाकी सब जगह कैसा अवेलेबिलिटी है, तो रूरल एरिया में देखें आप, तो अभी भी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है काफी कम है, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं है उतना। जैसे कि बहुत सारे लोग जो है अभी भी वहाँ पे घरों में बायोफ्यूल्स यूज करते हैं, जैसे कि क्रॉप का जो धान का जो बचा हुआ वो कृषि जो है उसको गाय के गोबर को या फिर है ना जो फ्यूल की जो लकड़ियां होती हैं उसको काट करके घर में यूज करते हैं अपने राशन। उनके पास गैस सिलेंडर नहीं है उतना, उसके लिए उनको काफी दूर जाना पड़ता है ये सब लेने के लिए, फ्यूल या फिर पानी के लिए भी काफी दूर जाना पड़ता है उन्हें। तो ये सब इसलिए जाना पड़ता है क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं। मान लीजिए घर के बाहर जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कल अगर है हैंडपंप है, तो वहां पे आप आराम से यूज कर सकते हैं। या फिर अगर शहरों में देखें तो आपके यहाँ जो है टैप वाटर आता है, तो आपको कहीं जाना नहीं पड़ता है टैप वाटर, लेकिन यहाँ गांव में वैसा सुविधा नहीं है। तो ये जो है इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है कि जिस कारण से इन्हें काफी अभी तक प्रॉब्लम होती है। तो इलेक्ट्रिसिटी भी अगर आप देखें तो बहुत सारे गांव में बिजली नहीं रहती है, काफी कम रहती है, पावर कट काफी होता है, लोग केरोसिन अभी भी यूज करते हैं जो कि काफी पॉल्यूशन भी करता है, बीमारियां होती है इससे। तो ये सारे जो है प्रॉब्लम्स है। बहुत सारे रूरल एरिया में देखें तो बहुत सारी जगहों पर इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है अभी भी। और नेक्स्ट हम टेबल में देखें कितना इंडिया इन्वेस्ट करता है, तो अराउंड 34% ही सिर्फ इंडिया जो अपना जीडीपी का इन्वेस्ट करता है इंफ्रास्ट्रक्चर में। इसमें भी डिस्ट्रीब्यूशन काफी अलग अलग है किसी इंफ्रास्ट्रक्चर में। ये कुछ कंट्री का कंपेरिजन है, जैसे कि इंडिया का 34% इन्वेस्टमेंट है, चाइना को अगर आप देखें तो 46%, काफी इंप्रेसिव अच्छा है। और अगर हम बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर अलग अलग देखें तो वाटर सोर्सेज के लिए काफी कम एक्सेस है, आपको 94% है आपका एक्सेस टू इम्प्रूव सैनिटेशन, बहुत कम लोगों को है। यहाँ पे हांगकांग देखें 100% लोगों हैं, सिंगापुर जैसे काफी डेवलप है आपका।
तो ये सब ये भी इंफ्रास्ट्रक्चर है सारे। सैनिटेशन हमने देखा वाटर कितना पानी अवेलेबिलिटी है सबको, पावर कितना जनरेट हो रहा है, इतने लोग जो हैं तो पावर कितना जनरेट हो रहा है उतना सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि बहुत जगह देखते हैं पावर कट होता है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज को पावर नहीं मिल पाता है। तो ये सारी चीजें हैं। जैसे यहाँ पे चाइना में देखे 6015 जो है बिलियन किलो वाट आवर प्रोड्यूस होता है 2016 में। इंडिया के इसमें काफी कम है। तो ये सारी चीजें हैं जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी यहाँ पे कह सकते हैं कि कम है इंडिया में, जिसको बढ़ाने की जरूरत है। इसके लिए कैसे होगा कि गवर्नमेंट को जीडीपी का और ज्यादा इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में करना होगा। किसी भी देश में अगर हम देखें तो है ना, जैसे जैसे लोगों की इनकम बढ़ती है, जैसे डेवलपमेंट की तरफ बढ़ता है कंट्री, डेवलपिंग से डेवलप्ड कंट्रीज में या लोअर डेवलप में अंडर डेवलपमेंट से डेवलपिंग में बढ़ता है, तो वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर का रिक्वायरमेंट भी जो है चेंज होता जाता है। उस हिसाब से पहले आपको बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है, क्योंकि वहां पे उस समय शुरू में क्या होता है, जैसे हमने देखा पहले एग्रीकल्चर ज्यादा लोग करते हैं, तो एग्रीकल्चर वाला इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर। बाद में धीरे धीरे इंडस्ट्रियां लगती है तो उनको एक टेक्नोलॉजी भी चाहिए होगा, उनको मार्केट चाहिए होगा, उनको है ना इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होगी, टेलीकॉम चाहिए होगा। तो वो सारी चीजें जो इंफ्रास्ट्रक्चर का जो डिमांड है वो चेंज होता चला जाता है। और उसके बाद फिर सर्विस सेक्टर आती है, तो वहाँ पे टेलीकॉम का काफी इंपॉर्टेंस है। वहाँ पे है ना आपको कनेक्टिविटी अच्छी चाहिए, वहाँ पर आपको फैसिलिटी सैनिटेशन अच्छा चाहिए, पानी की सप्लाई चाहिए। तो वो उसी तरह से धीरे धीरे जो इंफ्रास्ट्रक्चर का रिक्वायरमेंट जो है आप इकोनॉमी में, वो हमेशा एक सा नहीं रहता है, वो धीरे धीरे चेंज करता है जैसे जैसे इकोनॉमी ग्रो करती है। तो यही चीज है इंफ्रास्ट्रक्चर का। अगर धीरे धीरे देखें पावर का और टेलीकॉम का ज्यादा डिमांड बढ़ता है जैसे जैसे सर्विस सेक्टर में अब जाएंगे तो यही मैं कहना है कि यहाँ पे कि है ना इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है काफी जरूरी है इकोनॉमी के हिसाब से, इकोनॉमिक ग्रोथ के हिसाब से। जैसे जैसे इकोनॉमी ग्रो करेगी उस हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर भी ग्रो करना चाहिए। और इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रो नहीं करेगा तो इकोनॉमी भी उतनी ग्रो नहीं कर पाएगी। एग्रीकल्चर जैसे हमने देखा पहले के जमाने में इरिगेशन उतना नहीं था, लेकिन बाद में अभी जो है इरिगेशन की बहुत जरूरत है। इंडस्ट्रीज जो है वो काफी डिपेंडेंट है, पावर आपको चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, आपको मार्केट चाहिए, कम्युनिकेशन चाहिए, मशीन्स चाहिए, कैपिटल इंडस्ट्री चाहिए। तो वो सारी चीजें जो है आपको इंफ्रास्ट्रक्चर अगर नहीं होगा तो वो चीजें नहीं मिलेगी। तो इसीलिए इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोनॉमिक डेवलपमेंट दोनों एक साथ ही एक सिक्के के दो पहलू आप कर सकते हैं। अब हम आते हैं कि एनर्जी पे। एनर्जी जो है क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर का ही एक पार्ट है, तो इसेंशियल है। बहुत इंडस्ट्री के हमने देखा एग्रीकल्चर के लिए भी जरूरत है आपको। अगर आपका एनर्जी नहीं होगा तो वो इरिगेशन है, आपका ट्रांसपोर्टेशन, ये सारी चीजें नहीं हो पाएगी। रिक्वायर्ड हाउसेज, घरों में आपको लाइटनिंग के लिए, घरों में काम करने के लिए, कंप्यूटर भी आप कर रहे हैं तो उसके लिए बिजली बिजली चाहिए आपको, इंटरनेट कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं क्योंकि आप कनेक्ट होते हैं दूसरे जगहों से, न्यूज देखते हैं तो उसके लिए भी आपको एनर्जी चाहिए। एनर्जी काफी इंपॉर्टेंट है आज के देश में, आज के जमाने में। सोर्सेज ऑफ एनर्जी फिर क्या है भाई, तो सोर्सेज ऑफ एनर्जी को दो तरह से हम डिवाइड कर सकते हैं, एक तो कॉमर्शियल हो गया, एक तो नॉन कॉमर्शियल हो गया। कॉमर्शियल वो जिसको हम की खरीदते बेचते रहते हैं, लार्जर लेवल पे, छोटे लेवल पे भी। जैसे कि कोल हो गया आपका, पेट्रोलियम हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया। इलेक्ट्रिसिटी कैसे है, जैसे कि आप घरों में आप इलेक्ट्रिसिटी आती है, आप कुछ पैसा देते हैं, आपको अपना आप इलेक्ट्रिसिटी पे कंज्यूम करते हैं, फिर आप पैसा देते हैं, प्रीपेड हो या पोस्टपेड मीटर हो, तो उस हिसाब से ये, इसलिए वो कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से कमर्शियल एनर्जी हो गया। आप खरीद बेच रहे हैं उसको, आपको डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी जो है, सरकारी कंपनी है, वो आपको बेच रही है, आप उसको खरीद रहे हैं। नॉन कमर्शियल क्या होगा, जैसे कि जो फ्रीली नेचर में अवेलेबल है तरह से, जैसे फायरवुड हो गया, ये जो लकड़ियां जो है लोग काटते हैं गांव में, आप देखेंगे तो लोग जो है दूर दराज से जंगलों से लकड़ी काट के लेके आते हैं, फिर उसको घरों में यूज करते हैं, आग जलाने के लिए, खाना पकाने के लिए। एग्रीकल्चर वेस्ट हो गया आपका, जो गाय का गोबर हो गया, उसको सुखा के लोग यूज करते हैं। तो ये सारा जो है खरीदा बेचा देने, ये भी आजकल खरीदा जाता है, बेचा जाता है, लेकिन बहुत ही कम लेवल पे, छोटे लेवल पर। तो कमर्शियल सोर्सेज जैसे आपने देखा एग्जांपल, ज्यादातर जो है एग्जॉस्टिबल है, मतलब कि वो खत्म हो जाएगा धीरे 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 करते करते, कुछ को छोड़ करके। और नॉन कमर्शियल सोर्सेज जैसे ये है आपका वुड है आपका, ये रिन्यूएबल है, मतलब कि अगर आपने सही से काट रहे हैं, आप ज्यादा खेतों को ज्यादा ना जो जंगलों को नुकसान नहीं पहुंचा रहे, तो ये थोड़े दिन बाद फिर उग जाएगा, फिर आप काट लो, फिर उग जाएगा, फिर काट लो, उस हिसाब से है। तो ट्रेडिशनली हमारे देश में सब जगह यूज होता आया है। अब हम आते हैं नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो नॉन कन्वेंशनल क्या होगा, जो कि
अलग है जो जनरली यूज नहीं होता है शुरू से, जैसे कि सोलर एनर्जी हो गया आपका, विंड एनर्जी हो गई और टाइडल पावर हो गया। टाइडल पावर जो समुद्र से जो टाइड बनता है उससे जो हाई टाइड लो टाइड का प्रेशर जो है उससे डिफरेंस से हम ना इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे एनर्जी सोर्सेज आए हैं आज हाल के दिनों में। जियो थर्मल एनर्जी है आपका, तो उसके बारे में यहाँ डिस्कस नहीं किया गया है। तो इंडिया की बात अगर हम करें अगर नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज को लेकर के, तो इंडिया के पास काफी पोटेंशियल है, क्योंकि यहाँ पे जो हमारी देश है जो वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ उसके इक्वेटर के काफी पास है। तो आ, हर समय आपके पास यहाँ पे जो है हवा भी चलती रहती है अच्छे। अगर आप हमारा कोस्ट लाइन है काफी बड़ा, हमारा जो समुद्र तट है हमारा काफी बड़ा है, तो वहां पे हम हवाएं जो है अच्छी चलती है। तो वहां पे विंड पावर आप देख सकते हैं, माउंटेन्स पे आप देखेंगे विंड मिल जो है, ऐसा विंड मिल, ये विंड मिल है, ऐसी लगाई रहती है कि वहां पे हवा चलना चाहिए अच्छा खासा, ताकि ये विंड मिल को घुमाएगा उसको, इससे जो रिलेटेड है फिर वो अंदर में जो टरबाइन है उसको रोटेट करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा। तो इंडिया के पास ये सब काफी है, एबिलिटी पोटेंशियल है काफी, हम उतना यूज नहीं कर पाए आज। और सोलर एनर्जी भी की बात करें अगर, तो काफी आजकल तो आप काफी घरों में ऑफिसेज में हम देखते हैं कि जो है ये सोलर रूफटॉप लगा करके उससे एनर्जी जनरेट किया जाता है, और उसी को हम यूज करके ऑफिस से चलाते हैं, लाइट बत्ती चलाते हैं, घरों में भी काफी यूज होता है। और गांव में अगर आप बात करें तो ऐसी ये सोलर पंप है, सोलर हीटर है, वाटर हीटर है, तो ये यहाँ पे हमने बड़ा सारा ये लगा दिया, सोलर पैनल लगा दिया, इसको ये जो है धूप से चार्ज हो जाता है, बैटरी इसके साथ कनेक्टेड है, वो धूप से चार्ज होता है, फिर उसको यूज करके हम जो है मोटर को रन करते हैं। तो रूरल एरिया में काफी जहाँ पे बिजली नहीं आती है काफी ज्यादा अच्छा प्रोस्पेक्ट है। शहरों में भी अगर आप देखें आज तो काफी ऑफिसेज जो है पूरी तरह से सोलर पावर पर डिपेंडेंट है। इससे क्या है कि आपका जो पॉल्यूशन भी नहीं होगा और साथ ही साथ जो है बिजली की बचत भी होगी, और है ना आपको इलेक्ट्रिसिटी जो है आराम से 24 आवर आपको मिल सकती है। कंजम्पशन पैटर्न अगर हम देखें तो इंडिया का कंजम्पशन पैटर्न अलग है, इसको ज्यादा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है देखना, ये हमेशा चेंज होता रहता है। क्रिटिकल फीचर जो मेन फीचर जो क्या है कि इंडिया का जो है इंपोर्ट डिपेंडेंस, हम जो है पेट्रोलियम या क्रूड ऑयल जो है काफी इंपोर्ट करते हैं बाहर के देशों से, हम डिपेंडेंट है इसके लिए। तो बहुत आप देखते होंगे प्राइसेज भी जो है, आप पेट्रोल डीजल का प्राइस अगर आप देखें मार्केट में तो काफी बढ़ता घटता रहता है, क्योंकि वो जो है इंटरनेशनल मार्केट से बाहर के देशों से लिंक अप है। बाहर के देशों में अगर प्रोडक्शन कम होता है या दाम बढ़ता है तो यहाँ पे भी उस हिसाब से दाम बढ़ता घटता रहता है। तो इसीलिए ये काफी इम्पोर्टेंट है कि एनर्जी सिक्योरिटी जो है इंडिया की वो काफी हैम्पर होती है। एनर्जी सिक्योरिटी ये हो गया कि आप जो है एक नेशन जो है, कंट्री जो है, एक देश जो है वो एनर्जी सिक्योर है, मतलब उसको फर्क नहीं पड़ता है बाहर की एनर्जी, कहीं तेल कम हुआ है या तेल का कुआं कम है, वहां पर हमारे यहाँ इम्पोर्ट डिपेंडेंस नहीं है, हमारे पास स्टोरेज है पूरी तरह से। तो अगर वहां बाहर मान लीजिए बाहर के देश हम सप्लाई नहीं भी करते हैं, मान लीजिए क्रूड ऑयल जो है कुछ देश ही हैं जो प्रोड्यूस करते हैं, सप्लाई करते हैं, तो अगर इसका दाम काफी बढ़ जाता है या फिर सप्लाई नहीं करते हमें, तब भी हमारे पास एनर्जी है, हम देश को चला सकते हैं। तो होता है एनर्जी सिक्योरिटी। तो ये चीज है इंडिया में अभी नहीं उतनी, क्योंकि इम्पोर्ट हम काफी करते हैं, डिपेंडेंट है। ये जो है सेक्टरल शेयर है, कौन कौन सा सेक्टर में कितनी कितनी एनर्जी जनरली यूज होती है। तो अगर आप है ना, ये 1900 इंडिपेंडेंस के समय का है और ये अभी 2014-15 का है। तो हाउस होल्ड सेक्टर का अगर आप देखें तो 23% जनरली एनर्जी यूज होती है, काफी अच्छा है, जो पहले 10% यूज होता था। तो ये स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ चेंज बताता है कि स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ कैसे लोगों का चेंज हुआ है। इंडस्ट्रीज की बात करें, जो उस समय इंडस्ट्रीज 40% था, अभी भी 44% पे है। एग्रीकल्चर जो बात करें उस समय काफी ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर था हमारे यहाँ, तो वो अभी काफी बढ़ के 18% हो गया है, क्योंकि यहाँ पे अभी इरिगेशन फैसिलिटी आप यूज करते हैं, ट्रैक्टर मशीन जो है, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट आप यूज करते हैं, इस तरह से एनर्जी यहाँ पे कंजम्पशन ज्यादा है। तो ये सारी चीजें हैं एनर्जी कंजम्पशन का सेक्टर से, इसको आप देख सकते हैं। तो पावर इलेक्ट्रिसिटी जो है, जैसे मैंने कहा कि ना एक मॉडर्न सिविलाइजेशन का पार्ट है, मतलब कि जैसे जैसे कंट्री ग्रो करता है, इकोनॉमी जो है मैच्योर होता है, जैसे जैसे सर्विस सेक्टर जैसे डेवलप करता है, तो उस तरह से ही इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन भी आप देखेंगे बढ़ता है जनरली। ये दिखाता है मॉडर्न सिविलाइजेशन डिटरमाइंस द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक कितनी डेवलप्ड है किसी देश की, वो बताता है कि कितना वहां पे इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है। तो काफी क्या कह सकते हैं इंडिकेटर है, पैरामीटर है, इस तरह से उसको दिखाने का, दर्शाने का, भाई हमारी इकोनॉमी किस डायरेक्शन में जा रही है। इंडिया का अगर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन की बात करें तो ज्यादातर जो है थर्मल सोर्सेज से हम जनरेट करते हैं, 67%, ये भी डिफरेंट है, अभी कम हो गया है काफी। हाइडल पावर जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है। न्यूक्लियर पावर हमारा जो काफी कम है, अभी भी 2-3% है। न्यूक्लियर पावर जो हम जैसे हमने जो
न्यूक्लियर प्लांट लगाया था कुन्नकुलम में, काफी जगह पर, जयपुर में। तो उससे क्या है कि हम जो न्यूक्लियर फ्यूजन फ्यूजन रिएक्शन से जो पढ़ेंगे साइंस में, उसके थ्रू जो है हम एनर्जी जनरेट करते हैं, जो काफी अच्छी होता है, पॉल्यूशन नहीं होती है उसमें। न्यूक्लियर वेस्ट को छोड़ दें अगर हम, पॉल्यूशन उतना नहीं है वहां पर, और वो ये काफी रिलायबल सोर्स है एनर्जी का, काफी देश इसमें अपनाते हैं। और साथ ही साथ अभी जो इंडिया जो है काफी सोलर एनर्जी पे काफी जोर है उसका, रिन्यूएबल एनर्जी पे और विंड एनर्जी पे। तो एटॉमिक एनर्जी काफी देश से मैंने यूज करते हैं अभी ना, लेकिन इंडिया के केस में भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं रहा है इसका पार्टिसिपेशन। अभी भी हम काफी कम है न्यूक्लियर एनर्जी का जो रोल है। आगे हम बढ़ते हैं, चैलेंजेस क्या क्या है पावर सेक्टर में, जैसे कि है ना क्या क्या लोग और हमें करने की जरूरत है, क्या क्या हमारा प्रॉब्लम है। तो पहले आप देखिए एनर्जी जो बनता है पावर, एक तो पावर कंपनियां होती है, पावर जो जनरेट करती है, जहाँ पर टरबाइन लगा हुआ होता है, पावर जनरेट होता है, यहाँ से जो है ये डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के पास जाएगा, वहां से जो आपके घरों में जाता है। तो यहाँ पे जो काफी लॉस होता है, इस सेक्टर में ज्यादा लॉसेज है, यहाँ पे भी लॉसेज होती है, क्योंकि जो तार से आप भेज रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी, वहां पे लॉसेज होता ही है, ये 100% ट्रांसमिशन कहीं नहीं है। और यहाँ पे भी लॉसेज होता है, जो कि काफी कुछ फॉल्ट है जिसको हम ठीक कर सकते हैं। पहली बात तो है, जो चैलेंज है आपका इंस्टॉल कैपेसिटी, जो इंडिया का जो जनरेट करने का भाई जो कैपेसिटी इंडिया की, वो काफी कम है। वो इकोनॉमिक जितनी हमारी इकोनॉमी को चाहिए, देश को चाहिए ग्रो करने के लिए, 7 से 8% अगर ग्रो करना है जीडीपी को, तो उसके लिए जितनी एनर्जी चाहिए उतना हम प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं आज के दिनों में। और जितना हमने प्लांट इंस्टॉल भी किया है वो भी जो है पूरी तरह से यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं उसको। बहुत सारे कारण है उसके कि वहाँ पे रॉ मटेरियल सप्लाई नहीं है, या तो फिर मैन पावर नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है, इस कारण से हम उसको यूटिलाइज भी नहीं कर पा रहे हैं। दूसरा जो हमने बताया कि जनरेट होने के बाद वो कहाँ आता है भाई, सप्लाई जो करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, उनके पास इलेक्ट्रिसिटी आती है, वहां से वो आपके घरों में सप्लाई करते हैं। तो जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स होता है, जनरली हर स्टेट में सरकारी बोर्ड होते हैं, अब के दिनों में प्राइवेट कंपनियां भी डिस्ट्रीब्यूट करती है बहुत सारे स्टेट्स हैं, शहरों में। तो ये जो बोर्ड है, ये डिस्ट्रीब्यूट जो करते हैं, इनको काफी लॉसेज है, इसलिए है क्योंकि जो डिस्ट्रीब्यूशन लॉस होता है बहुत सारा, वो जगह देखते हैं तार की पावर, बिजली की चोरी करते हैं लोग, मतलब कि तार लटका के घरों में कनेक्शन लिया हुआ है, मीटर नहीं है उनके यहाँ प्रॉपरली, मीटर है भी तो वो गलत मीटर है, उसमें ना सही से रीडिंग नहीं आता है। उसके अलावा जो है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जो सरकार के अंदर कंट्रोल में आता है, तो सरकार जो है फेवर करने के लिए, पॉलिटिकल माइलेज के लिए जो है दाम जो है काफी कम रखती है बहुत जगह। गाँव के लिए स्पेशली आप देखेंगे, गाँव में जो दाम मीटर जो होता है आपका, हर यूनिट का दाम वो काफी कम होता है। तो ये सारी चीजें हैं जिसके कारण जो है बिजली कंपनियों को लॉस सहना पड़ता है। तो ये सब चैलेंजेस, इसको दूर करने की जरूरत है। और उसके साथ ही साथ जो बहुत सारे सामने बिजली की चोरी जो होती है बहुत सारे एरिया में, स्पेशली रूरल एरिया में आप देखें तो काफी बहुत सारी इंडस्ट्रीज भी जो है बिजली जो है, रूरल इंडस्ट्रीज हो गया या फिर छोटी इंडस्ट्रीज हो गई, वो जो है बिजली की चोरी करती हैं। प्राइवेट सेक्टर जो है आपका, उसका इतना अभी भी हम उतना उसको रोल नहीं दे पाए हैं, अब जो अभी भी है काफी जो है सरकार उसको कंट्रोल करती है, इस कारण से जो है इफिशियंसी नहीं आ पाई है। जो इफिशियंसी हम कहते हैं कि प्राइवेट सेक्टर जो है क्या फायदा क्या है कि इफिशियंसी वहां आती है, टेक्नोलॉजी आता है, वो जो है टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, ऐप यूज करेंगे, उनका मीटर जो है वो काफी सटीक होगा, मैन पावर अच्छा होगा, तो वो चीजें जो इफिशियंसी जो होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है, वो प्राइवेट सेक्टर से आती है, जो कि अगर हम, लेकिन इंडिया के केस में अगर देखें तो अभी भी प्राइवेट सेक्टर काफी कम है इलेक्ट्रिसिटी के केस में। फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी यहाँ पे काफी कम है, जिसको बढ़ाने की जरूरत है। पावर टैरिफ जो है कुछ कुछ जगह पे काफी लोग जो प्रोटेस्ट करते हैं भाई बहुत ज्यादा है, किसानों के समय आप देखें बहुत जगह कि भाई है ना, जैसा भी रेट बढ़ता है तो किसान प्रोटेस्ट करते हैं, भाई नहीं रेट ज्यादा बढ़ा रहा आपने। बहुत जगह पे है ना पावर कट्स होता है काफी, गर्मी के दिनों में देखें आप शहरों में भी, स्पेशली बहुत सारे शहरों में भी जो है बिजली घंटों घंटों नहीं आती है, जिसके कारण लोग अपना काम नहीं कर पाते हैं, जो लॉस इकोनॉमी को इनडायरेक्टली जो है वो लॉस करता है। ऐसा नहीं सिर्फ पानी बिजली नहीं आ रहा तो सिर्फ आप है ना पंखा नहीं चल रहा है, उससे काफी जो है जो काम है वो भी रुक जाता है। थर्मल पावर प्लांट जिस पे हम ज्यादातर डिपेंडेंट है, तो वो जो है रॉ मटेरियल जो कोल आता है या फिर जो उससे, वो रॉ मटेरियल सप्लाई जो है काफी कम है, लिमिटेड है, जिसके कारण भी इसकी कैपेसिटी जो मैंने कहा पहले कि कैपेसिटी जो अगर इसकी 100% जो कैपेसिटी है अगर प्रोड्यूस करने की, उसको हम 70% 60% ही यूज कर पा रहे हैं। तो ये हमारा लॉस हो रहा है एक तरह से। ये किस लिए हो रहा है, क्योंकि भाई रॉ मटेरियल उतना नहीं है जितना चाहिए। तो ये सब प्रॉब्लम है, चैलेंजेस इलेक्ट्रिसिटी के लेकर।
ये बॉक्स काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे बताया गया सीएफएल और एलईडी बल्ब के बारे में। तो सीएफएल जो हम देखते हैं घरों में आजकल जो काफी एलईडी बल्ब चलने लगे हैं, इसके पहले थोड़ा सीएफएल बल्ब भी चलता था, आज भी कुछ लोग चलते हैं। इसका क्या फायदा है कि बेसिकली ये एनर्जी इफिशियंट है, मतलब कि काफी कम एनर्जी को ये कंज्यूम करता है अपने अंदर में। मतलब जितना पावर उसको देना है तकरीबन 80% जो है वो कम एनर्जी यूज करता है। जो ऑर्डिनरी बल्ब होते थे पहले, जो इनकैंडेसेंट बल्ब, जो पीले पीले ऐसे बल्ब होते थे, उससे वो 80% तकरीबन कम एनर्जी मतलब बिजली खपत करता है, उतना ही लाइट देता है उससे। तो ये फायदा है सीएफएल बल्ब का। और एलईडी बल्ब देखें तो वो उससे भी आधा जो एनर्जी यूज करता है, सीएफएल से भी वो आधा बिजली की खपत लेता है। इसलिए आप देखेंगे एलईडी बल्ब काफी लोग लगाते हैं आजकल, ताकि उससे जो है बिजली का मीटर भी कम आता है, आपकी बिजली का बिल भी कम आता है, और लाइट उतनी ही आपको मिलती है। तो ये फायदा है एनर्जी इफिशियंसी का। आजकल टीवी, बहुत सारे टीवी भी हैं, बाकी जो जो भी सामान है आपका, फाइव आप देखते होंगे, फ्रिज भी आपका मान लीजिए उस पर 5 स्टार रेटिंग होता है। स्टार रेटिंग क्या है, बेसिकली स्टार लेवलिंग जो है आपका, ये यही है कि बताता है कि कितना एनर्जी वो कम खपत करता है। अगर एनर्जी मान लीजिए 5 स्टार है वो कोई मशीन, तो वो एक एक स्टार से 5 गुना कम जो एक तरह से कर सकते हैं आप, एनर्जी कंज्यूम करेगा। मतलब आपकी बिजली का बिल 5 गुना हो सकता है कम आए। फ्रिज का, एसी का आप देखते हैं। तो ये सारा जो है धीरे धीरे जो क्या है, टेक्नोलॉजी है, इनोवेशन है, जिसके कारण हम एनर्जी को और खपत कैसे हम कम करें। अगर हम यहाँ खपत कम होगा घर में, तो अभी से बात वो जो बिजली है, वो एनर्जी जो है कहीं और अच्छी जगह पे हम उसको यूज कर पाएंगे। तो ये फायदा है। तो आगे हम बढ़ते हैं फिर। तो ये तो हम चैलेंजेस देख लिया, तो लेकिन करने की क्या जरूरत है भाई, उसी से आप समझ सकते हैं कि पब्लिक इन्वेस्टमेंट ज्यादा बढ़ाने की जरूरत है। मतलब कि सरकार जो भी 34% इंफ्रास्ट्रक्चर में दे रही है, या जो एनर्जी के लिए जो कम दे रही है, तो वहां पे जरूरत है सरकार और पैसा लगाए और उसको इम्प्रूव करे। रिसर्च की जरूरत है, जैसे हमने देखा सीएफएल है, एलईडी बल्ब है, ये क्या है, रिसर्च का ही एक रिजल्ट है। उसी तरह से और रिसर्च करने की जरूरत है भी, कैसे हम ट्रांसमिशन लॉस जो है, लॉसेज जो है, उसको हम कैसे कम कर सके, मिनिमाइज कर सके। तो ये जरूरत है आपको, एक्सप्लोर करने की जरूरत है, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन की जरूरत है, और रिन्यूएबल एनर्जी की को और बढ़ाने की जरूरत है। सोलर पावर स्पेशली जो अभी गवर्नमेंट का काफी फोकस रहा है, तो एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी को और बढ़ाने की जरूरत है। इससे क्या होगा, पॉल्यूशन कम होगा, एनर्जी जो है आपका है ना, जो पावर है वो ये कॉस्ट कम होगा इस देश में। तो इसलिए भी रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज पे ज्यादा ध्यान दिए जाने की जरूरत है। और प्राइवेटाइजेशन, जैसे मैंने कहा कि प्राइवेटाइजेशन जितना ज्यादा होगा, तो उतना इफिशियंसी भी आएगी, और जो लॉसेज है वो काफी कम होंगे। आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, जो आपका हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। तो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को देखें तो हेल्थ मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आपके में बीमारी नहीं, बल्कि ये है कि आप जो अपना पोटेंशियल है उसको आप रियलाइज कर सकते हैं 100%। मतलब आपका पोटेंशियल है कुछ काम करने का, 10 घंटे करने का, लेकिन आप नहीं कर पा रहे, बैठ नहीं पा रहे 5 घंटे। तो वो इसलिए क्योंकि आपका हेल्थ पूरी तरह से ठीक नहीं है। भले बीमारी नहीं हो, लेकिन आप जो फिट नहीं है एक तरह से। तो हेल्थ भी जरूरी है। अगर आपको एक ह्यूमन का, रिसोर्स का, अगर आपको पोटेंशियल यूज करना है, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करनी है, तो हेल्थ, जैसे हमने ह्यूमन कैपिटल चैप्टर में देखा, हेल्थ काफी जरूरी है। तो अगर हम हेल्थ को मापते हैं जनरली किसी देश का, कि भाई उसका हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है या हेल्थ सिस्टम कैसा है, तो उसके लिए कुछ दिशा है, कुछ उसके लिए भी कुछ है ना, मेजर्स हमने लिए, इंडिकेटर्स लिए, जैसे कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कितना है वहाँ का, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट कितना है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है बर्थ के समय में, 50 साल है, 60 साल है, 70 साल है, न्यूट्रिशन कैसे है वहाँ पे, लो बच्चों का स्पेशली अंडर नोरिशमेंट जो होता है, माल नोरिशमेंट होता है, वो तो नहीं है। कम्युनिकेबल डिजीज और नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस कितने वहाँ पे है, कितने लोगों में। तो ये सारा जो तरह से लोग इसको देख करके हम मेजर करते हुए किसी देश का या किसी एरिया का, किसी स्टेट का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, हेल्थ सिस्टम कैसा है। तो इसीलिए हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर काफी जरूरी है किसी भी देश के लिए, किसी भी राज्य के लिए, किसी भी जिले प्रदेश के लिए। तो गवर्नमेंट को काफी इंपॉर्टेंट रोल है इसमें। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में सिर्फ ये नहीं आता कि हॉस्पिटल कितने हैं, डॉक्टर्स कितने हैं, इसके साथ साथ जो है और भी है इसमें कि कितना है ना, एक्सेसिबिलिटी कितनी है, वो भी उसमें जरूरी है कि वो लोगों को मिल सके। मतलब अगर इनफैक्ट मान लीजिए लोग रह रहे हैं रूरल एरिया में, जैसे कि आप रूरल एरिया देखें इंडिया में, तो ज्यादातर 50% ज्यादा पॉपुलेशन जो आपका रूरल एरिया में रह रहा है, लेकिन गांव में रह रहा है। लेकिन गांव में अगर आप देखें तो भाई ना हॉस्पिटल है, ना डॉक्टर्स जाते हैं ज्यादा। तो ये जो है आपका
ये एक मिसकंसेप्शन है कि भाई एक्सेसिबिलिटी तो नहीं है, वो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, शहरों में दूर में है, लेकिन गांव के लोगों के लिए जहाँ पे लोग रह रहे हैं वहां पे तो नहीं है। तो इसलिए जरूरत है, ये तो इंफ्रास्ट्रक्चर हो ही गया, डॉक्टर नर्स हो गए आपके, इक्विपमेंट्स कितने हैं हॉस्पिटल में, बेड्स कितने हैं हॉस्पिटल में, लेकिन साथ ही साथ वो एक्सेसिबल होना चाहिए लोगों को, स्पेशली जिसको जरूरत है, पुअर सेक्शन जो है उसको आसानी से कम दामों में उसके या फ्री में उसको अवेलेबल होना चाहिए, तब हम कहेंगे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर सही है। ये जैसे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर दिखाया जा रहा है, बेड्स हैं आपके लगे हुए, तो ये काफी अभी बहुत सारे जगहों में इंडिया में स्पेशली आप देखें तो कुछ कुछ राज्य में या गांव में अभी भी बहुत कम है। तो इसमें जो है बेसिकली, क्योंकि हमारा फेडरल कंट्री है, हमारी है ना जो पॉलिटी है, देश का स्ट्रक्चर जो है, तो जो भारत सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट, वो जो बेसिकली पॉलिसीज बनाती है वहां पर ज्यादातर बड़ी बड़ी पॉलिसी है, और स्टेट गवर्नमेंट जो है वो उसको इम्प्लीमेंट करती है। बेसिकली इम्प्लीमेंटेशन का काम जो है स्टेट गवर्नमेंट का है, हेल्थ जो है स्टेट सब्जेक्ट आता है। तो इसीलिए ज्यादातर दारोमदार जो है जिम्मेदारी जो स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर है कि वो कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को ग्रो करे, वहाँ पे डॉक्टर्स लेके आए, नर्सेज लेके आए, वहाँ पर गाँव में हेल्थ जो है वो पहुंचाया जाए। तो इंडिया का जो स्ट्रक्चर है आपका, विलेज लेवल पे अगर आप देखें तो प्राइमरी हेल्थ सेंटर मिलेगा आपको, जो कि बेसिकली छोटे मोटे एक दो डॉक्टर बैठते हैं, एक डॉक्टर बैठते हैं, कुछ नर्स बैठती है, जहाँ पे ज्यादातर वहाँ स्पेशलाइजेशन नहीं है, एक तरह से क्लिनिक टाइप का है आपका। तो यहाँ हम देखते नंबर दिया गया है कितना है, तो काफी जो ये बात सही है कि काफी इंक्रीज हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर। चाहे आप वो भी इंफ्रास्ट्रक्चर देखें तो 1991 के बदौलत अगर आप देखें ना, इंडिपेंडेंस के समय से और अभी देखें तो काफी इंक्रीज हुआ है। पब्लिक हेल्थ केयर जो है, प्राइमरी हेल्थ केयर आपका 25,000 हो गया है। सब सेंटर जो होते हैं वो भी विलेज लेवल पे या ब्लॉक लेवल पे होता है। कम्युनिटी हेल्थ केयर सेंटर जो पहले नहीं था वो अभी 5,000। तो इंफ्रास्ट्रक्चर काफी बड़ा है, लेकिन आज भी जो इसका डिस्ट्रीब्यूशन हम कहें कि जहां जहां होना चाहिए हर जगह पे, हर जगह नहीं है, कुछ जगह पर ही सारे इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, और बहुत सारे जगहों पे जो है इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है बिल्कुल भी, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर या बहुत ही कम है। तो डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो प्रॉपर नहीं है। तो प्राइवेट हेल्थ केयर अगर हम देखें, प्राइवेट सेक्टर इसमें कितना है, एनर्जी का हमने देखा प्राइवेट सेक्टर बहुत कम है, तो लेकिन हेल्थ केयर में हम देखें तो बहुत ही ज्यादा है प्राइवेट सेक्टर। तकरीबन 70% हॉस्पिटल जो है इंडिया में वो प्राइवेट सेक्टर चलाता है उसको। हेल्थ केयर अगर देखिए आप, तो 80% जो है आउट पेशेंट होता है, जैसे कि आप जो डेली आउट पेशेंट होता है, डिपार्टमेंट ओपीडी जिसे हम कहते हैं, तो 80% जो ओपीडी केसेज है वो प्राइवेट सेक्टर डील करता है, और 46% इन पेशेंट है, मतलब कि जो हॉस्पिटलाइज होते हैं, जो रूम दिया जाता है उनको, जो वहां पे एडमिट होते हैं, उस वैसा हम केस देखो तो 46% जो है प्राइवेट सेक्टर वैसे को देखता है। तो हेल्थ केयर में देखे तो काफी ज्यादा आगे है प्राइवेट सेक्टर। एनर्जी की कंपेरिजन देखें, एनर्जी सेक्टर जो हमने देखा, लेकिन यहाँ भी वो प्रॉब्लम है कि उसका रोल जो है काफी अभी कंट्रोवर्सी में आता है, क्योंकि रेगुलेशन उतनी अच्छी नहीं है, फीस काफी ज्यादा ली जाती है, इक्विपमेंट उतने अच्छे नहीं है, मतलब कि इसको रेगुलेशन उतना अच्छा नहीं है इंडिया के केस में प्राइवेट सेक्टर अगर हम देखें। तो ये हेल्थ केयर सिस्टम दिया गया है यहाँ पर ना, बॉक्स में काफी इंपॉर्टेंट है कि प्राइमरी हेल्थ केयर जो हमने देखा, पीएचसी जिसे हम कहते हैं जनरली प्राइमरी हेल्थ केयर, या फिर वहां पे क्या होता है बेसिकली, इंक्लूड्स एजुकेशन कंसर्निंग प्रिवेलिंग हेल्थ प्रॉब्लम। बेसिकली लोगों को बताया जाता है, जागरूक किया जाता है, भाई आपको ये करना चाहिए, और आइडेंटिफाई किया जाता है क्या क्या हेल्थ प्रॉब्लम्स है लोगों के बीच में, उसको कंट्रोल किया जाए, जो कंट्रोल होने लायक होता है। फूड सप्लाई एंड न्यूट्रिशन जो है वो देने का, आंगनवाड़ी जैसे आप दे सकते हैं, सही साफ पीने का पानी हो, साफ सफाई हो, ये सारा जो है इम्यूनाइजेशन जो हो गया, आपको बच्चे होते हैं तो उसके बाद जो टीका करने का हो गया आपको, मेंटल हेल्थ, प्रोविजन ऑफ एसेंशियल ड्रग्स, जो जरूरत का ना जो मेडिसिन है, तो ये सारी चीजें जो प्राइमरी हेल्थ केयर के अंदर आता है। ऑक्सिलरी नर्सिंग मिडवाइफ जो एएनएम आप देखते हो, नाम सुनते होंगे, गांव में ज्यादा होती है। तो ये जो बेसिकली है, यहाँ पे लोग कांटेक्ट करते हैं, पहले जो विलेज में है पहले इनको कांटेक्ट किया जाता है, बेसिकली ये गांव में घूमते भी रहती काफी जगह कि भाई आपको कोई बीमारी है, वहाँ पे बच्चों का टीका करने के लिए। तो ये जो है ये जो नर्स मिडवाइफ जो है हेल्थ केयर का काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है। विलेजेस में अगर हम देखें तो जनरली छोटे मोटे पीएचसी होते हैं, छोटे मोटे सेंटर होते हैं सरकार के, जहाँ पे सिर्फ एक डॉक्टर बैठते हैं और कुछ नर्स और एक दो अन्य कुछ मेडिसिन होते हैं, लिमिटेड मेडिसिन होती है।
तो ये जो है आपका गांव का है पार्ट। गांव से ऊपर अगर आप जाएंगे तो सेकेंडरी और टर्सरी केयर होता है। सेकेंडरी केयर में क्या था, बेसिकली जो ऐसे हॉस्पिटल्स है जहाँ पे थोड़ा बेसिक अच्छा फैसिलिटी है, जहाँ पे एक्सरे करवा सकते हैं आप, ईसीजी मतलब कुछ टेक्निकल आप जो है ब्लड टेस्ट करवा सकते हैं। ये सारा फैसिलिटी जो है प्राइमरी हेल्थ केयर में नहीं होता है। इसके लिए आपको जो है सेकेंडरी हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन में जाना पड़ेगा, जो जनरली जो है जिले में होते हैं, जिले हेडक्वार्टर में, टाउन्स में होते हैं। उसके बाद जो उसके और ऊपर अगर हम जाएंगे सेकेंडरी हेल्थ केयर के ऊपर में, तो टर्सरी हेल्थ केयर सेक्टर आता है, टर्सरी सेक्टर आता है। ये जो बड़े बड़े हॉस्पिटल हो गए जो स्पेशलाइज होते हैं, एक तरह से स्पेशलाइजेशन होता है, कैंसर हॉस्पिटल जैसे हो गया आपका, डायबिटीज हॉस्पिटल हो गया, आई हॉस्पिटल हो गया, तो ये सारे जो है बड़े बड़े प्रीमियर जो हॉस्पिटल कहते हैं, उसे हम कहते हैं टर्सरी सेक्टर में हम रखते हैं। यहाँ पे पढ़ाई भी होती है, रिसर्च भी होता है, साथ ही साथ स्पेशलाइज जो केयर दिया जाता है। अगर आपको कैंसर से डिजीज से ना, आपको बीमारी से करना है, तो आप उस ऐसे हॉस्पिटल में जा सकते हैं। कोई बड़ी बीमारी है जहाँ पे जो यहाँ पे आपको उसका इलाज नहीं हो सकता है, उसके लिए आप जाते हैं। तो ऐसे इंस्टीट्यूट जो है उसे हम टर्सरी सेक्टर कहते हैं, टर्सरी हेल्थ केयर कहते हैं। ऐसे इंडिया में अगर सरकारी अगर आप देखें तो एम्स जो दिल्ली वाला एम्स है आपका, पीजीआई चंडीगढ़ हो गया, जिपमर हो गया आपका पौंडीचेरी का, तो ये सारे जो है आपका टर्सरी हेल्थ केयर सेक्टर में आते हैं, जो बड़े बड़े अस्पताल होते हैं। तो इस तरह से आप है ना समझ सकते हैं। नीचे में आता है आपका पीएचसी, या फिर आप सीएचसी कर सकते हैं, कम्युनिटी हेल्थ केयर, या फिर आपका सब सेंटर हो गया, सब सेंटर हो गया। इसके ऊपर आप जाएंगे तो सेकेंडरी हेल्थ केयर हो गया आपका, जो कि हेडक्वार्टर डिस्ट्रिक्ट में होता है आपका, डिस्ट्रिक्ट में हो गया। उसके ऊपर अगर आप जाएंगे तो टर्सरी हेल्थ केयर हो गया, टर्सरी हेल्थ केयर हो गया, जो कि स्पेशल बड़े बड़े कॉलेजेस, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हो गए। तो ये इंडिया के केस में ये आपका जो पिरामिड है, ये आपका जो है हेल्थ केयर का स्ट्रक्चर है। दूसरा जो बॉक्स है मेडिकल टूरिज्म, हम नाम सुनते हैं टीवी न्यूज में। ये बेसिकली क्या है कि जो बाहर के लोग हैं, जो फॉरेनर्स है, मतलब दूसरे देशों के लोग जो है, वो इंडिया में जो बड़ी बड़ी बीमारी का इलाज कराने के लिए आते हैं आजकल। ये इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो है सस्ता है, उनके देशों के कंपेरिजन में अगर हम देखें तो यहाँ पे उसका इलाज सस्ता है। टेक्नोलॉजी भी, क्योंकि आज के दिनों में डॉक्टर्स भी यहाँ पे अच्छे हैं, टेक्नोलॉजी भी हमारे यहाँ है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी है, तो लोग यहाँ पे बाहर से लोग से आते हैं इलाज करवाने के लिए। ये काफी बड़ा जो है इकोनॉमिक एक्टिविटी है इंडिया के केस में भी। तो इसीलिए यहाँ पे जैसे यहाँ पे बात 2020 से इंडिया में ये 500 बिलियन रुपीस इससे लोग कमा सकते हैं कि इसका मार्केट है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट मार्केट है, जो अभी न्यूज में आप देखते हो बहुत से लोग जो है वीजा क्योंकि आसान है आना जाना, और यहाँ पे सारी टेक्नोलॉजी उपलब्ध है, और वहाँ उनके देशों से यहाँ पे इलाज जो है सस्ता है। तो यहाँ पे जैसे मैंने कहा प्राइवेट सेक्टर तो ग्रो किया है काफी, लेकिन यहाँ पे विदाउट एनी मेजर रेगुलेशन, तो रेगुलेशन बहुत यहाँ पे जो लूफोल्स काफी है, जो यहाँ पे सरकार का अपना कंट्रोल नहीं कर पाती है। बहुत जगह आप देखेंगे फीस काफी ज्यादा है, डॉक्टर्स जो है वो क्वालिफाइड नहीं उतने, बस भरे हुए हैं डॉक्टर्स। वहाँ पे हर दिन का रहने का इलाज काफी ज्यादा है। तो ये सब जो है ये रेगुलेशन नहीं होने के कारण ये ऐसा है। तो इस पे जो चैलेंजेस हम कर सकते हैं, इसको ध्यान देने की जरूरत है। कम्युनिटी हेल्थ केयर यही हो गया कि आपका कम्युनिटी हेल्थ केयर जैसे जो कम्युनिटी जो है अपने उस पार्टिकुलर कम्युनिटी के लिए अपने वो हेल्थ केयर फैसिलिटी आप दे रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए ट्रेड यूनियन है किसी में, तो अपने ट्रेड यूनियन के लिए, अपने ट्रेड यूनियन के वर्कर के लिए वहां पे हेल्थ फैसिलिटी है। तो ये हो गया कम्युनिटी हेल्थ केयर। तो जैसे शुरू में मैंने कहा था कुछ इंडिकेटर्स होते हैं मेजर करने के लिए भाई हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, तो उसी तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे दिया गया है। इन्फेक्ट मोर्टेलिटी रेट कितना है इंडिया में, इंडिया है, यहाँ चाइना आपका, यूएसए है, श्रीलंका है, तो आप देखिए काफी ज्यादा है इंडिया में अभी भी। 2015-17 का रेडी डेटा है ये। तो चाइना में एकदम 8 है, जो कि इंडिया में सबसे ज्यादा 34 है आपका। अंडर 5 मोर्टेलिटी मतलब कि 5 साल से कम के बच्चे कितने मर जाते हैं, 5 साल के कम में, मतलब कि ऐसे कितने बच्चे हैं जो 5 साल की उम्र भी पार नहीं कर पाते हैं, तो ये भी इंडिया में काफी ज्यादा है। बर्थ बाय स्किल अटेंडेंट, मतलब बहुत सारे जगहों में होता है, गांव में अगर आप देखें आज भी, तो जो है वो जो डॉक्टर या नर्स उसको नहीं करते, घरों में ऐसे ही जो आसपास के लोग उससे बच्चे पैदा करते हैं, वो लोग आके घर में बच्चे पैदा करवाते हैं। लेकिन वो काफी ठीक नहीं है, बहुत बार उसमें बीमारी होती है, बहुत बार सही से वो हो नहीं पाता है। तो ये जो है इंडिया केस में आप देखें 85% है टोटल का, तो कम है अभी भी, स्किल से होना चाहिए, से
चाइना में सारे जो है आप एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन या किसी हॉस्पिटल में जाके वहां पर बर्थ होता है, मतलब जो बच्चों का जन्म होता है उसके लिए इम्यूनाइजेशन जो है अभी भी यहाँ पे थोड़ा कम है। गवर्नमेंट कितना स्पेंड करती है भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। 3.9% ही स्पेंड करती है और बढ़ाने की जरूरत है। यूएसए में देखें तो 16%, 17% जो है ये यूएसए इन्वेस्ट करता है एजुकेशन इसके लिए, हेल्थ केयर के लिए। चाइना में भी 6% तकरीबन है, यहाँ पे 4% ही है। तो ये देखने की जरूरत है इंडिया में, जो इसको आप इस पे लिख सकते हैं कि भाई हमें क्या क्या चैलेंजेस के लिए, हमें हेल्थ केयर इम्प्रूव करने के लिए क्या क्या चाहिए, तो ये सब है। इंडियन सिस्टम मेडिसिन क्या है भाई कि ना, जो आयुर्वेदा हम पढ़ते हैं, बेनली आयुर्वेदा तो एक पार्ट है उसका। उसके अलावा उसमें योगा हो गया, आपका यूनानी हो गया, सिद्धा हो गया, नेचुरोपैथी हो गया, होम्योपैथी हो गया, तो ये सारे आयुष के पार्ट है। मिनिस्ट्री भी है आयुष का भी, और काफी अभी जो है आप देखेंगे तो आयुष में काफी गवर्नमेंट फेवर भी करती है। यहाँ पे काफी डॉक्टर्स हैं जो नॉर्मल एलोपैथी का काम भी कर सकते हैं या फिर जनरल फिजिशियन की तरह भी ट्रीट कर सकते हैं। तो ये काफी अभी के समय में काफी इसका ग्रोथ हुआ है आयुष का। तो इंडिकेटर्स अगर हम देखें इसका क्रिटिकल अप्रोच करें तो जैसे हमने शुरू में ऊपर में देखा कि काफी कम है ना हमारे यहाँ जो स्पेंड हम करते हैं, गवर्नमेंट जो करती है जीडीपी का, वो काफी कम है। जो यहाँ पे जीबीडी है, मतलब ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज, ये बेसिकली इंडेक्स होता है, जैसे बताता है कि भाई कितने लोग जो है अपनी उम्र के, अपने जो नेचुरली जो उनको जब मरना चाहिए उसके पहले वो डेथ कर जाते हैं किसी बीमारी से, या फिर कितने साल वो जो है बीमारी के कारण वो अपना पूरी तरह से हेल्थ जो उनका अच्छा नहीं रहा है, बीमारी में उनको जीना पड़ा है। तो ये जो इंडिकेटर है ये ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज ये इसको बताता है। तो इंडिया के केस में अगर आप देखें तो ये काफी हाई है, 20% यहाँ पे है इंडिया के केस में। तो ये जो चैलेंज है इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, ये कैसे उसको कम किया जाए। साथ ही साथ जो है अगर हम देखें रूरल, अर्बन और पुअर रिच के केस में, तो काफी, जैसे मैं शुरू में कहा कि हॉस्पिटल्स तो काफी, लेकिन रूरल एरिया में अगर हम देखें तो हॉस्पिटल्स बहुत ही कम है। सिर्फ 1/5 मतलब 20% हॉस्पिटल जो है वो रूरल एरिया में, जबकि हमारे देश में 70% आबादी जो है वो रूरल एरिया में रहती है, गांव में रहती है, जबकि उनको दिखाने के लिए सिर्फ 20% हॉस्पिटल है और 30% लोगों के लिए आपका 80% हॉस्पिटल है। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर कि कितना जो डिफरेंसेज है, कितना डिस्क्रिमिनेशन है। तो ये लोगों जो है 70% लोग जो है उनके लिए तो हॉस्पिटल उतना नहीं है, और ये जो हॉस्पिटल है भी, प्राइवेट हॉस्पिटल या जो भी, वो छोटे लेवल पे है, वहाँ उतना अच्छा स्पेशलाइजेशन नहीं है। बहुत बार डॉक्टर जो वहाँ पे काम करते हैं वो रजिस्टर्ड डॉक्टर नहीं होते हैं, चार्जेस बहुत हाई लेते हैं। तो ये सारी चीजें भी प्रॉब्लम्स है। तो सिर्फ हॉस्पिटल का होना नहीं सही है, सही हॉस्पिटल होना चाहिए, सही इलाज होना चाहिए, और रेट जो है वहां सही होना चाहिए। सफिशिएंट मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं रूरल एरिया में, पीएससी जैसे मैंने कहा वहां पे ज्यादातर फैसिलिटी नहीं होती, बहुत बार डॉक्टर भी नहीं होते हैं कुछ कुछ जगहों पर। तो ये सब प्रॉब्लम्स है विलेज स्पेशली आप देखें लेवल पे। नो एक्सेस टू एनी स्पेशलाइज्ड मेडिकल केयर, जैसे कि पेडियाट्रिक्स हो गया, गायनेकोलॉजी हो गया, तो स्पेशलाइज्ड डॉक्टर वहाँ नहीं मिलते, उनके लिए उनको आपको शहर आना पड़ता है या जिला अस्पताल में आना पड़ता है। तो इसमें काफी टाइम चल जाता है, पैसा भी चल जाता है। आपको जिला में आप आएंगे तो आपको रहने के लिए भी पैसा चाहिए, खाने के लिए पैसा चाहिए। अगर गांव में होता तो आप घर में रहते तो आपको उतना खर्चा नहीं होता। वीमेन हेल्थ की बात करें तो यहाँ वीमेन हेल्थ भी इंडिया में काफी खराब है, जैसे कि बहुत सारे मोर्टेलिटी रेट जो देखा, फीमेल फिटिसाइड जो है आपका भ्रूण हत्या जो है वो काफी ज्यादा है, जिसके कारण चाइल्ड सेक्स रेशियो है वो काफी कम है। इंडिया में 914 भी है 2011 में जो था सेंसस हुआ था। चाइल्ड मैरिज यहाँ पे काफी है, जिसके कारण भी जो फीमेल जो है उनको ना उनका हेल्थ खराब हो जाता है, कम उम्र में शादी हो जाती है, एनीमिया हो गया, न्यूट्रिशनल एनीमिया हो गया, एबॉर्शंस हो गया। तो ये जो है आपका ह्यूमन हेल्थ को अगर हम देखें अलग से तो वो भी कंडीशन अच्छा नहीं इंडिया में, जिसके लिए भी गवर्नमेंट को काम करने की जरूरत है। तो हेल्थ की बात करें तो बहुत ही है ना, इसे शुरू में देखा हमने, पिछले हेल्थ ह्यूमन कैपिटल में भी देखा, तो एक पब्लिक गुड की तरह है, मतलब कि इसको गवर्नमेंट को प्रोवाइड करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हर किसी का राइट है ये, कि इसको मिलना चाहिए हर किसी को, ह्यूमन राइट की तरह, जैसे फंडामेंटल राइट हो गया उसी तरह ये भी एक फंडामेंटल राइट है। और इसीलिए इसको एजुकेशन हो या हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ये सारा चीज जो है जिम्मेदारी है सरकार की कि उसको सही से हर लोगों के बीच में पहुंचाए। इसमें आप रूरल टेलीकॉम और आईटी सेक्टर को भी आप ये काफी यूज हो रहा है आज भी, जैसे टेलीमेडिसिन हो गया,
यहीं बैठे बैठे आप जो है दूर के देशों से डॉक्टर को आप कंसल्ट कर सकते हैं, उनका आप है ना व्यू ले सकते हैं। आज तो वो इलाज भी कर देते हैं आजकल। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है कि हम इस टेक्नोलॉजी को यूज करें और जो जहाँ पे कमियां हैं उसको हम दूर कर सकें। एक्सेसिबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी नीड टू बी इंटीग्रेटेड। अफोर्डेबिलिटी भी जरूरी है। ऐसा तो नहीं अपने बना तो दिया हॉस्पिटल, लेकिन वहां पे जो दाम काफी ज्यादा प्राइवेट हॉस्पिटल का, रेगुलेशन कुछ नहीं है, तो अफोर्डेबल भी होना चाहिए भाई, जो गरीब लोग है उसको भी, वो भी उसको यूज कर सके। तो आगे हम बढ़ते हैं कंक्लूजन में। तो ये तो हमने देखा सपोर्ट सिस्टम, एंड सपोर्ट सिस्टम इट डायरेक्टली इन्फ्लुएंसेस ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज को इंक्रीज करके उसको इन्फ्लुएंस करता है उसको, और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो इंफ्रास्ट्रक्चर काफी जरूरी है किसी भी देश के लिए ग्रो करने के लिए, किसी भी इकोनॉमी को ग्रोथ करना है तो उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की काफी जरूरत है। रूरल इंडिया में अभी भी है काफी कुछ है और कुछ काफी कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है जिसको दिखने की जरूरत है, इसीलिए डिस्ट्रीब्यूशन भी इम्पोर्टेंट है। सिर्फ अगर अर्बन एरिया में हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया, चाहे हेल्थ हो, एजुकेशन हो, रोड्स हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, लेकिन गांव में जहाँ पे हमारी 70% आबादी रहती है वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा तो वो किसी काम का नहीं है। तो इसीलिए डिस्ट्रीब्यूशन भी जरूरी है कि भाई सब जगह पे वहां की आबादी के हिसाब से वहां पे उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर हो। तो देयर इज स्कोप फॉर इक्वल एक्सेस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर टू फॉर ऑल। इंफ्रास्ट्रक्चर तो है, इक्वली सब एक्सेस कर पाए उसको, इसकी जरूरत है, गवर्नमेंट इस पे हमें काम करने की जरूरत है। तो फ्रेंड्स ये था चैप्टर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आपको है ना सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आप इस पे आते हैं, आप ऐसे में भी इसको आप अपना ऐड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स है ना ये कैसा लगा वीडियो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को। और भी वीडियो है एनसीईआरटी के पूरे चैप्टर्स के, उसको आप देख सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।